हेलो एवरीवन, हम हिस्ट्री कर रहे थे जहां हमने लास्ट किया था सातवाहन शासक। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भारत के यवन राज्य, यानी कि भारत में हिंदू यूनानी कह लो, यवन कह लो, इनके आक्रमण कब और कैसे स्टार्ट हुए। तो देखो, सब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे का बेसिक कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई थी, वरना बीच में ऐसे ही घुस गया सब कुछ तो मिक्सअप हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका इंडिया था क्या भाई? आज के दिन भी है। हल्का फुल्का मैप बना दूं। ये ऐसे था भाई पहले के टाइम पे, मान लो ये ऐसे था। ठीक है, ये एरिया मिक्स था। यहाँ पे आपका कौन सा एरिया था? मगध था। यहाँ आपका जैसे अफगानिस्तान आ गया, यहाँ पे फिर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ये आपका मगध एरिया था। जो ये एरिया था भारत का, ये सारा एरिया कौन सा था भाई? आपका सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु होगी, यहाँ पे व्यास होगी, झेलम होगी, रावी होगी थी, सारी नदियाँ यहाँ थी। ये तो आपका नदियों का एरिया हो गया था। और यहाँ पे आपका मगध था। मगध पर तब उस टाइम किसका शासन था? जब भारी आक्रमण होने स्टार्ट हुए तब आपका नंद वंश चल रहा था। नंद वंश में कौन चल रहे थे भाई? धनानंद चल रहे थे। कौन चल रहे थे? धनानंद का शासन चल रहा था। ठीक है, धनानंद का शासन चल रहा था। तब किसने आक्रमण किया भाई? सबसे पहले किसने एंट्री ली भारत पर नॉर्थ वेस्ट साउथ पे अटैक करने के लिए? कौन एंट्री लेता है भाई? सिकंदर एंट्री करता है। ठीक है, कौन एंट्री करता है? सबसे पहले सिकंदर एंट्री करता है और अफगानिस्तान साइड से इसने आक्रमण करना स्टार्ट किया। तो हमेशा है ना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत में कौन सा वंश चल रहा था? कौन सा वंश चल रहा था भाई? नंद वंश चल रहा था। और उस टाइम शासक कौन थे आपके? धनानंद थे। फिर देखो भाई, धनानंद के दरबार में कौन थे? चाणक्य रहते थे। लेकिन धनानंद किस टाइप का था भाई? इगोइस्टिक पर्सनैलिटी था। तो उन्होंने चाणक्य की भाई बहुत बुरी, अच्छे तगड़े वाली बेइज्जती कर दी। फिर चाणक्य के भी दिल पे बात लग गई कि हाँ भाई, मेरी तो बहुत गंदी इंसल्ट हुई है। चाणक्य छोड़ के चला जाता है उसका राजपाट। और जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। कौन सा गेम खेल रहे होते हैं भाई? राजकिलम। कौन सा गेम खेल रहे होते हैं? राजकिलम भी बोल देते हैं, राजकुलम भी बोल देते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा निकलता है। कौन निकलता है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य शिक्षित करते हैं। ऐसे फिर क्या होता है भाई? नंदवंश का विनाश होता है और मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर उसके बाद इनका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। फिर कौन बनता है भाई? अशोक बनता है। और फिर लास्ट में आपके जो देवभूति होते हैं, जो भाई बृहदर्थ इनके लास्ट शासक होते हैं। बृहदर्थ की हत्या करके फिर कौन सा स्टार्ट हो जाता है भाई? शुंग वंश आ गया। आपका ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट हो गया, ब्राह्मण वंश स्टार्ट हो गया। उसमें आपके जैसे सुंग वंश आ गया, आपका कर्ण वंश आ गया, और सातवाहन वंश आ जाता है। तो साथ के साथ क्या होता है? साथ के साथ क्या होता है भाई? धनानंद के टाइम पे तो सिकंदर था, लेकिन फिर जैसे सिकंदर यहाँ पे आपकी जो झेलम नदी है उस पे इनका युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, जिससे हम बहुत फेमस युद्ध था भाई। ठीक है, कहाँ होता है? झेलम नदी पे होता है। लेकिन फिर क्या होता है? यहाँ पे तो राजा पोरस हार जाते हैं, लेकिन व्यास नदी, यहाँ पे जो व्यास नदी थी, इससे इस साइड किसका शासन चल रहा था? मगध एरिया का शासन चल रहा था। लेकिन सिकंदर के सैनिक क्या करते हैं भाई? व्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं। ठीक है, व्यास नदी को पार करने से मना कौन कर देते हैं भाई? सिकंदर के सैनिक। वो कहते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो इस चीज से, क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया था भाई, जैसे स्पेसिस युद्ध हुआ था जो आपका राजा पोरस के साथ, उस टाइम इन्होंने देख लिया था कि भाई इनकी सेना बहुत तगड़ी है। और भाई वो उन्होंने आगे जाने से, इनके सैनिकों ने जाने से मना कर दिया कि भाई हम व्यास नदी को पार नहीं करते। तो इस चीज़ से भाई सिकंदर बहुत मायूस भी हुआ। वो वापस चल पड़ता है। वापस जाता है तो फिर भाई बीच में ही वो बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कहाँ होती है भाई इनकी?
सिकंदर की मौत कहाँ होती है? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में होती है, सिर्फ 33 साल की आयु में। लेकिन फिर क्या होता है भाई, जो सिकंदर का जो सेनापति थे, कौन से सेनापति थे इनके? सेल्यूकस निकेटर, वो हार नहीं मानते। सिकंदर के जो सेनापति थे कौन थे भाई? सेल्यूकस निकेटर। ये हार नहीं मानते, ये कहते हैं भाई मैं तो यहीं मरूंगा गड़ूंगा, सब कुछ यहीं करूंगा, यहीं वॉर करूंगा, यहीं लड़ाई करूंगा, मैं तो भारत का एरिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सेल्यूकस निकेटर हमला कर देते पश्चिमी एरिया पे और अपना कब्जा भी कर लेते हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और उत्तर पश्चिमी आपका इंडिया हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि यवनों ने भारत के किस साइड आक्रमण किया? किस साइड किया भाई? नॉर्थ वेस्ट साइड आक्रमण किया। कहाँ किया? नॉर्थ वेस्ट साइड आक्रमण किया। फिर है ना, ऐसे चलता रहता है। फिर यहीं पे सेल्यूकस जो निकेटर के भाई वंशज आ गए, वो कहाँ जाएंगे? यहीं तो रहेंगे। तो फिर ऐसे चलता रहा, भारी आक्रमण होते रहे। तो ये फिर क्या कहेंगे कि भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत पर किन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया? कौन कौन भारी शक्तियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले किन्होंने किया भाई? हिंदू यूनानियों ने किया। ठीक है, किन्होंने किया? हिंदू यूनानियों ने किया। उनके बाद शक आ गए थे, उनके बाद आपके पहलव आ गए थे, यानी कि जिनको हम पार्शियन भी बोलते हैं, पार्थियन भी बोलते हैं। ठीक है, पहलव आ गए थे। फिर कौन आ गए थे भाई? आपके कुषाण आ गए थे। कौन आ गए थे? कुषाण आ गए थे। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे भाई? वंशज थे। कौन थे ये? सेल्यूकस निकेटर के वंशज थे। देखो, मौर्योत्तर काल कौन सा काल कहलाया? मौर्योत्तर काल वो है जो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में आया। एक तो आपका ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण वंश हो गया। ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से आ गए भाई? शुंग वंश आ गया आपका। ठीक है, कण्व वंश आ गया और आपका सप्ताहन वंश आ गया। ठीक है, सप्तवाहन वंश आ गया। ये वाली चीज और आपके ये इनको क्या बोला जाता है भाई? मौर्योत्तर काल, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के टाइम पे इन्हीं का शासन था, इसलिए इनको बोला जाता है मौर्योत्तर काल। मीन्स मौर्यों के बाद और गुप्ताज के पहले। ठीक है, अब देखो, जो सेल्यूकस निकेटर के वंशज थे, उन्होंने वो नॉर्थ वेस्ट साइड रहे, वो इस एरिया में रहे। वो किस एरिया में रहे भाई? इस एरिया में ही रहे, नॉर्थ वेस्ट साइड। लेकिन फिर बाद में फिर क्या कैसे होता रहा भाई? जैसे ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग में थे, विदेशी शक्तियों ने तो भारत पर आक्रमण कर ही दिया था। सबसे पहले किन्होंने किया था भाई? सिकंदर ने। फिर कौन आगे थे? आपके सेल्यूकस निकेटर आ गए थे। सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम में अपने वंशज छोड़ गया। ठीक है, निकेटर के बाद फिर कौन आता है भाई? सेल्यूकस निकेटर के बाद इनका एक वंशज आता है। कौन वंशज होता है भाई? वो एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस प्रथम आया। इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, मतलब कोई ऐसा इनका आपको कुछ अच्छा काम या वैसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इनके बाद जो फिर दूसरे एंटीयोकस द्वितीय आए, ये एक प्रतापी राजा थे। ये क्या थे भाई? प्रतापी राजा थे। ये आपको मैं क्यों करवा रही हूँ कि ताकि हम जब नोट्स पढ़ेंगे तो हमें ना ये चीज़ गुत्थी निकल के समझ में आ जाएगी कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई थी। जो ये एंटीयोकस सेकंड थे, ये आए, इनके टाइम पे एक बहुत खास चीज़ हुई। क्या चीज़ हुई कि प्रांत स्वतंत्र हो गए। प्रांत स्वतंत्र होने का मतलब समझते हो? प्रांत स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि हिंदू यूनानी अब टूट गए थे। किन चार शक्तियों में टूटे भाई? किन चार शक्तियों में टूटे? एक तो हिंदू यूनानी, आपके फिर जो शक थे, पहलव थे और आपके कुषाण थे। ये प्रांत इन चार शक्तियों में बट गए। ठीक है, हिंदू यूनान यानी कि जो मध्य आपका था यूनान, ये इस चीज़ में बट गया और हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण बट गए थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई किस शासक के काल में जो आपकी भारी शक्ति थी या जो यवन शक्ति थी, उनके प्रांत अलग अलग किन के काल में बटे? कौन शासक था जिसके काल में ये शक्तियां बट गई थी? कौन थे भाई? वो
एंटियोकस सेकंड थे। कौन थे? एंटियोकस सेकंड थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ फिर, यहाँ सबसे पहले जो मध्य एशिया में एक शासक था, कौन से शासक थे भाई वो? इनको हिंदू यूनानी कह लो, आप बैक्टीरिया कह लो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है ये, ठीक है। मध्य एशिया में बैक्टीरिया टूट गया, उसमें विद्रोह होने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले विद्रोह हुआ किन के समय में हुआ? ये क्वेश्चन आता है, किन के समय में हुआ भाई? डेमेट्रियस फर्स्ट के समय हुआ। किसके समय हुआ भाई? डेमेट्रियस फर्स्ट के समय विद्रोह हुआ मध्य एशिया में सबसे पहले, ठीक है। ये विद्रोह करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। कौन थे भाई ये विद्रोह करने वाले? पहले हिंद यूनानी शासक, ठीक है। ये थे पहले हिंद यूनानी शासक जिन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। भी आप इनको चाहे बैक्टीरिया बोलो, हिंदू यूनानी बोलो या यवन साम्राज्य बोलो, है तो ये एक ही चीज। अब देखो हम हिंदी यूनानी पढ़ रहे हैं तो इन सब से पहले ना ये चीज समझनी इसलिए जरूरी थी, ठीक है। हम इनमें सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भाई? डेमेट्रियस फर्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। हिंद यूनानी शासक से पहले ये अलग हुआ। दूसरा इसके साथ साथ सिमिलर कौन हो रहा था भाई? एक तो ये तो हो ही रहा था, दूसरा साथ साथ इसके सिमिलर कौन हो रहे थे भाई? एंटियाल कोडस हो रहे थे। कौन हो रहे थे? एंटियाल कोडस भी स्वतंत्र हो गए। ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है, खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं। जो डेमेट्रियस थे भाई, अगर इन्होंने अपना प्रांत स्वतंत्र किया है, सब स्वतंत्र किया है, तो ऑब्वियस इनकी राजधानी भी होंगी। तो जो डेमेट्रियस फर्स्ट थे, इन्होंने अपना कौन सा वंश रखा भाई? डेमेट्रियस वंश की नींव रखी। और इन्होंने किस वंश की नींव रखी भाई? इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा? ये क्रेटाइडस, ठीक है। इन्होंने इस वंश की नींव रखी, ठीक है। जैसे जो डेमेट्रियस वंश के थे या डेमेट्रियस फर्स्ट थे, इन्होंने फिर अपनी राजधानी भी तो बनाई होगी। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? शाक्कल को, जिसको आज के हम क्या बोलते हैं? सियालकोट। क्या बोलते हैं प्रेजेंट में? सियालकोट। और यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी क्या बनी फिर भाई? इसकी राजधानी बनी तक्षशिला। क्या बनी? तक्षशिला। समझ में आया? अब समझ में आई ये गुत्थी क्या थी। और जो एंट्रियोडोलस थे, इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस था। इनका राजदूत कौन था भाई? हेलियोडोरस था। और इसका राजदूत कौन था भाई? मिनांडर, ठीक है। और मिनांडर बाद में डेमेट्रियस वंश का राजा भी बनता है, ठीक है भाई, ठीक है। ये पहुंचा। जो ये हेलियोडोरस था ना, इसने क्या किया भाई? ये गया फिर आपके जो भारत में किसका शासन चल रहा था तब? ब्राह्मण वंश का। यानी कि ये शकों के पास भी गया और ये शुंगों के पास भी गया, ठीक है। यहाँ जाके इसने क्या किया? यहाँ जाके इसने ना एक बौद्ध धर्म का विस्तार किया, प्रचार, सॉरी बौद्ध धर्म का नहीं, भागवत धर्म का। किस चीज़ का? भागवत धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किन्होंने किया? हेलियोडोरस ने किया। यहाँ पे ये प्रचार प्रसार ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने एक स्तंभ बनवाया। उस स्तंभ का नाम क्या है भाई? गरुड़ स्तंभ। कौन, क्या नाम है उस स्तंभ का? गरुड़ स्तंभ। तो ये क्वेश्चन आता है कि गरुड़ स्तंभ किन के द्वारा बनवाया गया था भाई? हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें भागवत धर्म का उल्लेख है। वैसे ही जो आपके ये मिनांडर हैं, ये बहुत प्रतापी राजा बने। ये ना एक बौद्ध भिक्षु से मिले। क्या नाम था उनका? नागसेन, या इन्हीं को नागार्जुन भी बोलते हैं, ठीक है। नागार्जुन भी इन्हीं को बोला जाता है। ये बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर ने इनसे ना कुछ क्वेश्चंस किए जिनका आंसर नागसेन ने दिया।
और फिर मिनांडर ने जो इन्होंने क्वेश्चन किए और जो नागसेन ने आंसर दिए उस पे एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। क्या नाम है भाई? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के अंदर क्या है भाई? मिनांडर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस एंड नागसेन के द्वारा दिए गए आंसर्स, यानी कि क्वेश्चन आंसर की एक ये बुक है, एक प्रश्न उत्तर की बुक क्या है? मिलिंद पन्हो। ठीक है। फिर देखो यवनों ने ना सोने के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? यवनों ने चलवाए भाई। ठीक है। और उन सिक्कों पर रिटन मतलब लिखित प्रचलन भी किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? हिंदू यवनों के टाइम पे स्टार्ट हुआ। कब हुआ? हिंदू यवनों के टाइम पे। तो आई गेस इतनी ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम नोट्स करेंगे तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो भाई करते हैं अब हम। देखो भारत के यवन राज्य करें। भारत में यवन राज्य या हिंद यवन राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी का मतलब क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट साइड क्षेत्र में स्थित था। इस राज्य में यूनानी मूल के राजाओं ने 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक किया भाई? 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान 3 से ज़्यादा हिंद यवन राजा रहे। इन राजाओं ने भाषा, वेशभूषा, चिन्हों, शासन प्रणाली और रहन सहन में यूनानी भारतीय संस्कृतियों को मिलाया। उन्होंने कई हिंदू और बौद्ध धर्म के तत्व भी अपनाए। यवन राजा की शुरुआत बैक्टीरिया के राजा डेमेट्रियस प्रथम ने की थी। अब आ गया आपको समझ में कि हमने डेमेट्रियस यानी ये क्यों किया है? ठीक है, क्या रीज़न था? यहाँ पे हम कर रहे थे ना कि ये कहाँ से आया। ठीक है, इससे पहले हमने ये सब चीज़ किया, ये आपको तभी करवाया था। जो डेमेट्रियस फर्स्ट थे इनका कोई भी कुछ खास काम नहीं था। ना 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 ना, खास काम था भाई इनका खास काम था। इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया था भाई? विद्रोह कर दिया था मध्य एशिया में। सबसे पहले विद्रोह करके इन्होंने अपना एक अलग राज्य बनाया। उन्होंने 180 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पार करके भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किन्होंने किया था? डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। कब किया था? 180 ईसा पूर्व किया था। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पार करके। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है भाई? आपके अफगानिस्तान की जो बाउंड्री बनती है ना, पहले तो भाई इंडिया और पाकिस्तान की इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री थी ये हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, जिसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। पर अब ये किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। डेमेट्रियस फर्स्ट थे, इन्होंने साक्कल को अपनी राजधानी बनाया। उस टाइम की साक्कल और आज की क्या है भाई? ये सियालकोट। ठीक है, उन्होंने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की थी और यूनानी और खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के चलवाए। किस लिपि में अपने सिक्के चलवाए थे भाई? खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के चलवाए। यवनों ने सोने के सिक्के चलवाए सबसे पहले भारत में। यवन राज्य के शासकों में मनेंडर सबसे शानदार और सफल थे। ये कौन थे भाई? पहले इनके राजदूत थे, बाद में ये राजा बने थे। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या है भाई? इनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और नागसेन के द्वारा दिए गए आंसर्स हैं। ठीक है, उत्तर भारत में मौर्य शासन के पतन के बाद कई छोटे राजवंशों का उदय हुआ। आने वाले स्वदेशी राजवंशों में जैसे शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, सातवाहन शामिल थे। ये तो ऑलरेडी चल ही रहे थे इंडिया में, भारत में चल रहे थे। ये हमारे लोकल थे। ब्राह्मण, ये कहाँ के थे भाई? जो हमारा ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ये तो चल ही रहा था। और ये विदेशी थे। भारत में गैर स्वदेशी राजवंशों में इंडो ग्रीक शासक, शक, पार्थियन मीन्स आपके पहलव और कुषाण शामिल थे। ठीक है, कौन कौन से थे भाई? हिंदू यूनानी के बाद किन्होंने आक्रमण किया? शकों ने आक्रमण किया। शकों के बाद किन्होंने किया? पहलव ने किया। इन्हीं को हम पार्थियन बोलते और इनके बाद कुषाण।
ठीक है, ये लोग शामिल थे। इस बीच भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर मध्य एशियाई शक्तियों द्वारा लगातार हमला किया गया। इंडो ग्रीक साम्राज्य, जिसे यवन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया। मान लो ये आपका इंडिया था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर आपका मगध चल रहा था, जहाँ आपके ये शुंग वंश चल रहा था, आपका कण्व वंश चल रहा था और आपके सातवाहन तो भाई यहाँ पे साउथ में भी थे। इसमें अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, जैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्से शामिल थे। इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता था क्योंकि ये लगभग हमेशा बैक्टीरिया से अलग रहते थे, क्योंकि बैक्टीरिया तो ब्रेक हो गया था भाई, हिंदू यूनान ब्रेक हो गया था। वे ग्रीको बैक्टीरिया शासन राजनीति से भिन्न थे। फारस में अचमेनियन साम्राज्य के दौरान यूनानी और उत्तर पश्चिमी भारत में बस गए। सिकंदर महान एक यूनानी शासक था जिन्होंने फारसी शासन को हराया था। किन्होंने हराया था भाई? भाई मुझे 2 मिनट दोगे, चाय पी लेती हूँ। देखिए, सिकंदर महान एक यूनानी शासक थे। इन्होंने किन को हराया था भाई? फारसी शासन को हराया था। कौन थे भाई वो? अचमेनियन साम्राज्य के थे। उसने 326 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर हाइडस फेसिस या हाइडस स्पीस भी बोलते हैं भी, ठीक है, जो आपकी झेलम नदी है, ठीक है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है भाई? क्या नाम है झेलम का पुराना नाम? वित्सता। विजय प्राप्त की थी इन्होंने, और सिकंदर पहले थे भाई जिन्होंने हमले स्टार्ट किए थे। अनेक क्षत्रपों की स्थापना करने के बाद सिकंदर वापस लौटा। क्यों? क्योंकि इनके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। उसने पंजाब के क्षत्रपों को, जैसे पोरस थे आपके और आम्बी कहाँ के थे भाई? तक्षशिला के। और पोरस कहाँ से थे भाई? पंजाब पे थे। अधीन शासन करने के लिए रखा। शेष क्षत्रपों को उनके सेनापति यूडेमस के शासन के अधीन छोड़ दिया। जो ये यूडेमस थे, ये कौन थे भैया? आपके सेल्यूकस निकेटर को ही बोला जाता है, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, एक यूनानी जनरल, अपनी सेना सिंधु नदी पर लाया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य का सामना किया। किससे लड़ाई की भाई इन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य से। यह एक शांति संधि में समाप्त हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हुआ था भाई? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसकी शादी किससे हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी, जिसमें सेल्यूकस ने हिंदू कुश के अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त को छोड़ दिया था, यानी कि उनको दे दिया था, और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए थे। एक संधि हो गई थी, संधि के बाद इनके बेटी की शादी भी हो गई थी भाई इनसे। दोनों साम्राज्यों के बीच एक विवाह समझौता भी संपन्न हुआ। कुछ पौराणिक स्रोतों का वर्णन है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किया था। क्या नाम था भाई उनका? शायद हेलेना था। यूनानी राजदूतों को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए भेजा गया था। इनमें कौन कौन से थे? मेगास्थनीज थे, डाइमेकस थे और आपके डायोनीसियस थे। कौन कौन से थे भाई? मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज किन के राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे, डाइमाकस थे और डायोनीसियस थे। मौर्य शासन के दौरान यूनानी आबादी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में रहती थी। यह अशोक के कुछ शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है। अपने शिलालेखों में अशोक ने उल्लेख किया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से यूनानी शासकों के पास बौद्ध दूत भेजे गए थे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले यूनानियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे आपके मिनांडर आए थे, ठीक है भाई। मिनांडर ने भाई ये नागसेन से मिले थे भाई, नागसेन से फिर इनकी जो बुक थी मिलिंद पानो वगैरह, उसमें बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार था, क्योंकि नागसेन कौन थे भाई? बौद्ध भिक्षु थे।
जिन्हें हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। अशोक द्वारा भेजे गए कुछ धार्मिक दूतों को पाली स्त्रोत में महान बौद्ध भिक्षुओं के रूप में वर्णित किया गया था। यूनानियों में वास्तुशिल्प विकास में योगदान दिया और अशोक के शासन के तहत प्रशासनिक भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए जैसे रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार शिलालेख में उल्लेख मिलता है इनका, ठीक है। और तुषास्फा अशोक के शासनकाल के तहत गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र का प्रभारी यूनानी गवर्नर था। कौन था भाई अशोक के टाइम पे? तुषास्फा, ठीक है, जो यूनानी गवर्नर थे या यूनानी प्रभारी थे। किन के टाइम पे? अशोक के टाइम पे। किस एरिया के? गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र के। 206 ईसा पूर्व में एक अन्य यूनानी शासक एंटियोकस अपनी सेना को काबुल क्षेत्र में लाया। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, एंटियोकस वगैरह सब। स्थानीय राजा ने उन्हें उपहार के रूप में युद्ध और हाथी की पेशकश दी। बैक्टीरिया मध्य एशिया का एक प्राचीन क्षेत्र था जिसमें दक्षिण पश्चिमी तजाकिस्तान, आपका उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से आते थे। सिकंदर ने बैक्टीरिया में कई उपनिवेश स्थापित किए। इन्हें काकेशस के अलेक्जेंड्रिया, ओक्सस के अलेक्जेंड्रिया आदि नामों से जाना जाता है। किन को जाना जाता है भाई? सिकंदर को, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद कब हुई थी भाई इनकी मृत्यु? 323 ईसा पूर्व, कब हुई थी इनकी? 323 ईसा पूर्व हुई थी ना। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है भाई? बेबीलोन में हो जाती है, ठीक है, बेबीलोन में। 33 साल की आयु में। मलेरिया वगैरह हो गया था इनको। इनकी मृत्यु के बाद बैक्टीरिया सेल्यूकस निकेटर के अधीन आ गया। सेल्यूकस निकेटर कौन थे भाई? सिकंदर के सेनापति थे, ठीक है। उन्हें सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने किस साम्राज्य की स्थापना की? सेल्यूसिड साम्राज्य की। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों को पुनः कब्जा कर लिया था, क्योंकि इनके साथ सेल्यूकस निकेटर की फाइट हुई भाई। सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो उसमें इनकी संधि हो जाती है। संधि में जैसे 500 हाथी उपहार में मिले, कुछ अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, और ये एरिया इनको मिल गया था। और इनकी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी। हालांकि उन्होंने सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाए रखा। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उन्होंने मेगास्थनीज, डेमाकस और डायोनिसियस जैसे यूनानी राजदूतों को अपने दरबार के निवास की पेशकश भी की। ये बोला जाता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या मौर्य काल में मेगास्थनीज, डेमाकस या डायोनिसियस, ये राजदूत कब और किसके काल में आए? ठीक है, ये किसके काल में आए? मौर्य काल में आए। कौन शासक था उस टाइम भाई? आपके चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम थे। महान यूनानी शासक जो मिनेंडर प्रथम थे, ये कौन थे भाई? एक डेमेट्रियस प्रथम था, जिसे भारत में इंडो ग्रीक शासन का संस्थापक माना जाता है। आपको बताया था, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी भाई? क्या बनाई थी? हमने अभी की थी। इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा था? डेमेट्रियस वंश रखा था। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? शाकल को बनाया। शाकल का मतलब आज का सियालकोट है जो आपका, ठीक है। और जो इनके राजदूत कौन थे? मिनांडर थे, ठीक है। बाद में मिनांडर राजा बनता है भाई। डेमेट्रियस ग्रीको बैक्टीरिया शासक यूथिडेमस का पुत्र था। उसने 180 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सुंग साम्राज्य द्वारा भारत में मौर्य शासन को समाप्त करने के बाद इंडो यूनानियों को भारत पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 30 इंडो ग्रीक राजाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर शासन किया। इन शासकों में इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम सबसे प्रतापी राजा थे भाई। ये इन्होंने 165 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व के बीच पंजाब पर शासन किया। उनकी राजधानी कौन सी थी? सकला या सियालकोट, ठीक है। सकला कह दो, साकल कह दो, एक ही बात है। उनका इंडो ग्रीक साम्राज्य उत्तर में स्वात घाटी से हेलमंद, जो आपके अफगानिस्तान में है,
कौन सी जगह भाई, आराकोसिया तक, और पूर्व में रावी नदी से लेकर आपके वेस्ट में काबुल नदी घाटी तक फैला। उन्होंने अपने राज्य का काफी हद तक विस्तार किया और उनका यवन राज शिलालेख मथुरा में भी पाया जा सकता है। किनका? मिनांडर का। ठीक है, कहाँ पर है भाई यवन राज शिलालेख? मथुरा में। और ये किनका है? मिनांडर का है, जहां उन्होंने एक सफल अभियान का नेतृत्व किया था। मिनांडर को उनके सिक्के के लिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने क्या सिक्के चलाए थे भाई? सोने के सिक्के चलवाए थे और इस पे लिखित वर्णन भी प्रचलन में आया था। ठीक है भाई, उनके सिक्के अन्य सभी इंडो ग्रीक शासकों में सबसे अच्छे थे। वे ग्रीक देवी देवताओं और कमल और पहियों जैसे बौद्ध प्रतीकों की छवियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है भाई, कमल, पहिया और बौद्ध प्रतीक किनके सिक्कों पे मिलता थे? मिनांडर के सिक्कों पे मिलते थे। उसके सिक्के संख्या की दृष्टि में सभी इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे अधिक देखने को मिले हैं। वे प्रसार के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, वह पाटलिपुत्र और राजस्थान क्षेत्रों तक गया था। कौन गया था? मिनांडर। लेकिन यह दावा किसी भी मजबूत ऐतिहासिक मुद्रा शास्त्रीय स्रोत में समर्थित नहीं है। बौद्ध संत जो नागसेन थे, इनसे प्रभावित हुए भाई मिनांडर, और इन्होंने फिर मिनांडर ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। नागसेन और मिनांडर के बीच में लंबे समय तक चली चर्चा, यानी कि जो क्वेश्चन आंसरिंग हुई थी, पाली भाषा में लिखे गए मिलिंद पान्हो नामक क्लासिकल बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। बौद्ध परंपराओं का मानना है कि मिनांडर या मिलिंद भी इन्हें को बोला जाता था, ने ऋषि नागसेन, ये कौन थे भाई? ऋषि नागसेन कह लो या ये बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, और इनका ही नाम क्या था? नागार्जुन। उत्तरों से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किन्होंने? मिनांडर ने। 130 ईसा पूर्व में राजा मिनांडर की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। इंडो ग्रीक साम्राज्य बहुत कम हो गया, जिसके कारण अन्य नए राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा यूएजियस द्वारा धकेले गए स्थियन थे, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उत्तर की ओर बैक्टीरियन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। मिनांडर की मृत्यु के बाद इंडो यूनानियों का संपूर्ण इतिहास मुद्रा शास्त्रीय और पुरातात्विक स्रोतों का से पुनर्निर्मित किया गया था भाई। मिनांडर के शासन के बाद जो इंडो ग्रीक साम्राज्य के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ना के बराबर है, यानी कि मिनांडर के बाद इंडो ग्रीक्स का इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। जो इंडो ग्रीक संस्कृति के में समृद्ध कलात्मक दक्षता थी, इसमें कौन सी थी भाई? वो हेलेनिस्टिक कला में शामिल है, जिसे कई इंडो ग्रीक शहर जैसे खैनोम, आपका सियालकोट हो गया, बैरीकोट हो गया, सिरकप हो गया, जिसको जो तक्षशिला के पास था, के अवशेषों में देखा जाता है। प्रारंभिक इंडो ग्रीक राजाओं में जैसे डेमेट्रियस से लेकर यूक्रेटाइडस तक ने बैक्टीरिया और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पे एक साथ शासन किया। इस काल के प्रमुख कलात्मक अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? एक खैनोम शहर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मूर्तियाँ मिली थी जो पत्थर की नहीं थी, किस चीज़ की होती थी? लकड़ियों की होती थी, जिसकी स्थापना 280 ईसा पूर्व में हुई। खाना बदोश आक्रमणकारियों ने राजा यूक्रेटाइडस की मृत्यु के दौरान लगभग 145 ईसा पूर्व में इसे नष्ट कर दिया था। किसे कर दिया था? आपके एक खानोम शहर को। एक खानोम शहर में कई मूर्तियां मिली हैं। इस शहर में उचित मूर्ति कला कार्य के लिए पर्याप्त पत्थर नहीं था, इसलिए कलाकारों द्वारा बनाए गए कच्चे प्लास्टर और मिट्टी का उपयोग किया गया और इसे लकड़ी के ढांचे पर तैयार किया गया था। किसके ढांचे पर तैयार किया गया था भाई? लकड़ी के ढांचे पर। इस शहर में मूर्तियों के साथ साथ कलाकृतियां भी शामिल है। उनमें एक दिव्य ग्रीक पौराणिक आकृति मिली है, हेरोक्लीज की कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं और दैनिक जीवन की कलाकृतियों जैसे हाथ के आभूषण, झुमके, धूप घड़ी आदि शामिल हैं। ठीक है भाई, बाकी हम कल करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू।